हेलो गाइस, इस क्लास में मैं आपको अपनी ऐसे की स्ट्रेटजी बताऊंगा। ये मेरी 2021 की मार्कशीट है। इस साल मेरे ऐसे में 122 मार्क्स आए थे, जो कि बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज या फिर आप इसे एवरेज भी कह सकते हैं, कंसीडरिंग कि पिछले 2021 में पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों ऐसे फिलोसफिकल आए थे और काफी कठिन आए थे, इसलिए ज्यादातर लोगों के मार्क्स गिरे थे। अराउंड 125 130 ऐसे मार्क्स को एवरेज माना जा रहा था, मेरे 122 आए थे। इस साल क्या हुआ था कि मेरा एक ऐसे बहुत ही बेकार गया था, लेकिन जो मैंने दूसरा ऐसे लिखा वो काफी अच्छा लिखा था। अब इस साल 2022 में जब मैंने मेंस का एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दोनों ऐसे पिछले बार के कंपैरिजन में काफी अच्छे लिखे हैं। अब डेफिनेट सी बात है, ऐसे बहुत ही सब्जेक्टिव पेपर है तो कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि मार्क्स कितने आएंगे या मार्क्स इंप्रूव होंगे कि नहीं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैंने काफी अच्छे ऐसे लिखे हैं इस बार और मेरे मार्क्स इंप्रूव होने चाहिए। तो मैंने क्या गलतियां की थी पिछले साल और क्या मैंने किस तरीके से मैंने इंप्रूवमेंट किया इस साल, और आप किस तरीके से एक ऐसे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिससे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपने हमेशा सुना होगा कि ऑप्शनल, एथिक्स और ऐसे, ये तीन चीजें होती हैं जिनमें मार्क्स इंप्रूव किए जा सकते हैं, और जो जीएस 1 2 3 होते हैं इनमें इतनी मार्क्स इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती। आप पढ़ेंगे तो आपके एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद आप बहुत मेहनत करेंगे तो भी उसके मेहनत के अमाउंट पे मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। ऑप्शन, अब इन तीनों में ऑप्शनल हर कोई बहुत अच्छे से पढ़ता है, हर कोई मेहनत करता है और करना भी चाहिए। उसके बाद आता है एथिक्स और ऐसे। ये दोनों मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट रहते हैं, हमेशा ज्यादातर बच्चे से इग्नोर कर देते हैं। इसमें भी अगर अपन देखें तो ऐसे एथिक्स को लोग ज्यादा समय देते हैं एज कंपेयर टू ऐसे, बिकॉज एथिक्स में फिर भी डेफिनेट बुक्स हैं, है ना, कि आपको ये बुक पढ़नी है, एटलीस्ट वो बुक तो इंसान पढ़ता ही है, केस स्टडीज कर सॉल्व करते हैं। बट ऐसे के लिए कोई एक डेफिनेट सोर्स नहीं होता, एक कोई बुक नहीं है कि इसको आप पढ़ के चले जाइए और आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। इसलिए ऐसे को मोस्ट ऑफ द लोग इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए आज हम लोग ऐसे स्ट्रेटजी देखेंगे। ये स्ट्रेटजी बेनिफिट करेगी उन लोगों को जो 2023 में दे रहे हैं, जो 2024 में, या फिर उसके बाद भी आफ्टर 2024 भी, जब भी आपका प्लान है देने का। बिकॉज ऐसे की तैयारी बहुत कम समय में की जा सकती है, और बहुत कम समय भी अगर आप उसे दे रहे हैं तो आपके मार्क्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब कुछ चीजें जो मैं एग्जैक्ट आपको अपने पेपर के थ्रू मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, बट उसके पहले आपको कुछ चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज ये है कि फिलोसफिकल एसेज जो है अब यही आएंगे, ठीक है। फिलोसफिकल ऐसे 2021 में भी फिलोसफिकल आए। कुछ लोग कह रहे थे कि 2021 में तो ये ऐसा अजीब सा हो गया कि फिलोसफिकल आ गया, अब अगले साल से नहीं आएंगे। बट 2022 का भी अभी अपन पेपर देखेंगे, उसमें भी सारे ऐसे लगभग फिलोसफिकल थे, दोनों पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट बी में। तो आप फिलोसफिकल ऐसे ही आ रहे हो, आप इसके लिए तैयार रहिए कि आपको फिलोसफिकल ऐसे ही लिखने हैं, तो आपको उस हिसाब से ही तैयारी करनी है। दूसरी चीज आती है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो ऐसे की हमेशा मेरा ये मानना है कि जीएस 1 2 3 4 पहले आप ये इसकी सारी चीजें पढ़ लें, पूरा जीएस 1 2 और 3 कंप्लीट कर लें, पूरा एथिक्स पढ़ लें। उसके बाद अगर आप ऐसे लिखेंगे, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, तो आप काफी अच्छे ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसे की तैयारी अपने जितने भी ऐसे लिखे थे और जो भी तैयारी की थी वो प्रीलिम्स और मेंस के बीच के समय में की थी, क्योंकि तब तक आप ये सारी चीजें पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। और क्योंकि आपको कंटेंट यहीं से मिलेगा, ज्यादातर लोगों का इशू ये भी रहता है कि कंटेंट क्या लिखें, खासकर फिलोसफिकल ऐसे में, तो आपको कंटेंट यहीं से निकालना है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले सारी चीजें पढ़ ली जीएस की, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका कंटेंट तैयार हो गया है। जीएस 1 2 3 4 अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कंटेंट तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ऐसे में कंटेंट एक रोल तो प्ले करता है, बट इतना मेजर रोल प्ले नहीं करता, बिकॉज जीएस 1 2 3 4 हर कोई पढ़ता है। तो अब आप एज कैसे ले सकते हैं दूसरों बच्चों के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कंटेंट तैयार होने के बाद, वो है कि आपको टॉपर्स ऐसे पढ़ने हैं। टॉपर्स ऐसे इन द सेंस, आप ये देख लें कि पिछले 4 से 5 सालों में, लास्ट 4-5 ईयर्स में किन के अच्छे मार्क्स आए हैं,
ठीक है, किन या फिर किनकी बहुत अच्छी रैंक या बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं ऐसे में, आप उनके ऐसे पढ़ लें। ठीक है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, गूगल में, तो आप उन बच्चों का नाम मिल जाएगा और आपको एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 4 to 5 ऐसेस, एटलीस्ट 4 to 5 ऐसे पहले पढ़ के देखने हैं कि लिखा कैसे जाता है। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि लिखा कैसे जाता है। आप 4-5 ऐसे देखेंगे और ये अलग अलग के पढ़ने हैं, एक ही इंसान, एक ही टॉपर के नहीं पढ़ लेने हैं, अलग अलग के 5 आपने टॉपर्स देखे, उनके ऐसे आपको पढ़ने हैं, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि लिखा कैसे जाता है। और आपको बस पढ़ने हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब चौथी चीज आ जाती है, इतनी चीज आप करने के बाद आपको कंटेंट में और क्या तैयार करना है, जो मैंने एक ही बस चीज की थी, और वो है कोट्स और एनेक्डोट्स। ठीक है, मैंने कोट्स की एक लिस्ट बना ली थी। कोट्स, आपको बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या कोट्स लिखना जरूरी होता है ऐसे में या एथिक्स में, उससे मार्क्स बढ़ते हैं? तो डेफिनेट सी बात है, कोट्स अगर आप लिखेंगे तो आपका ऐसे में थोड़ी वैल्यू ऐड होगी और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो आपको एक कोट्स की लिस्ट बनानी है। अब आपको कोट्स की लिस्ट कहां से बनानी है? इसमें आपको जो ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट लीडर्स या फिर जो थिंकर्स हैं, ठीक है, जिनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्वामी विवेकानंद, इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला। इसी तरह आपको और भी जो 2-3 अच्छे थिंकर्स लगते हैं, इसी तरह आप थिंकर्स के इन्होंने बहुत सारे कोट्स कहे होते हैं, इनके कोट्स की एक लिस्ट बना लें। सारे जितने भी थिंकर हैं, सपोज आपने 10 थिंकर देखे और उन सबके 10-10 कोट्स की लिस्ट बना ली, तो आपके अल्टीमेटली 100 कोट्स हो जाएंगे। अब पहले ये एडवाइस की जाती थी कि आप यूपीएससी के पुराने पेपर्स देखें, उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, हेल्थ, और इसी तरह आपको पेपर, आप पिछले 10 साल के एसेस के पेपर देखेंगे, तो जब इन जीएस वाले टॉपिक्स में एसेज आते थे, तब के आप पेपर आप देखेंगे तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसमें भी आप कोट्स बना सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ये मानना है कि अब ये इतने बेनिफिशियल नहीं होंगे, बिकॉज अब इनमें डायरेक्टली नहीं आता। बट स्टिल ये मैंने बनाए थे कि हो सकता है शायद आ जाए, तो और ये इसके कोट्स आसान भी रहते हैं याद करना, तो इस पे भी आप बना सकते हैं। बट ये तो आपको करना ही है। ग्रेट लीडर्स और थिंकर्स में 10 आप ग्रेट लीडर्स या थिंकर्स सिलेक्ट करिए, हर के 10-10 कोट लीजिए और 100 कोट की एक लिस्ट बना लीजिए। अब ये बनानी कहां से है? आपको किसी भी टॉपर्स का या मेरा या किसी का भी आपको लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी थिंकर है, जैसे महात्मा गांधी हैं, उसके बाद टाइप कर देना है महात्मा गांधी कोट्स, तो उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें लिस्ट आ जाएगी, 100 को हजारों कोट्स की लिस्ट आ जाएगी, बहुत सारी बातें उन्होंने कही रहती हैं, उसमें से आपको कोट्स पढ़ने हैं और जो भी आपको सबसे आसान, सबसे सिंपल लगे। आपने बहुत सारे कोट्स शायद पहले भी सुने भी होंगे, जब आप पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने ये सुने हैं, उनकी लिस्ट बना लेनी है ना। कठिन एक भी नहीं लिखना है, बिकॉज आपने कठिन लिखे तो आपको याद नहीं होंगे। ये आसान वाले भी भूल जाते हैं, कठिन तो बिल्कुल याद नहीं होंगे। तो सबसे आसान जो कोट्स हैं वो लिखिए। और मैं रैंडमली इसलिए बता रहा हूं कि आप लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप फिलोसॉफिकल ऐसे 100 कोट्स की लिस्ट बनाएंगे, तो कोई भी आप ऐसे लिखें, उसमें 4-5 कोट्स एटलीस्ट आपके यूज हो जाते हैं। मेरे हमेशा हुए हैं, ठीक है। आप अगर ये लिस्ट बनाएंगे तो आपको कोट्स की लिस्ट आपकी बन गई। उसके बाद आती है एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स का मतलब क्या होता है वो अभी मैं आके आपको एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा। मैंने पर्सनली एनेक्डोट्स की लिस्ट नहीं बनाई थी, बिकॉज इसके रिपीट होने के चांस कम रहते हैं कि आप जिस टॉपिक की बनाएं वही टॉपिक पे ऐसे आ जाए, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल चांस रहते हैं। इसलिए आप ऑन द स्पॉट आपको सोचना पड़ेगा एनेक्डोट, जो कि मैं अभी आप बताऊंगा कि आप कैसे सोच सकते हैं। तो मैंने कोट्स की लिस्ट बनाई थी, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? पहली चीज कि बी रेडी फॉर फिलोसॉफिकल ऐसे, दूसरी चीज आपका मेन कंटेंट है जीएस, और एक और आप कोट्स की एक लिस्ट बनाएंगे, और एक और चीज अपन ने देखी कि आपको टॉपर्स के ऐसे पढ़ने हैं। इसके बाद पांचवी चीज आ जाती है कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखें, एटलीस्ट 3-4 इयर्स के आप पास्ट ईयर के जो ऐसे के पेपर हैं वो देखें, और उसमें आपको पता चल जाएगा, आइडिया लगेगा कि फिलोसॉफिकल ऐसे कैसे आते हैं। पहले जब जीएस वाइज ऐसे आते थे तो रिपीट होते थे कि हेल्थ या एजुकेशन पे हर 2-3 साल में एक बार आ जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता है। तो आप फिर भी आप पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि फिलोसॉफिकल ऐसे कैसे आ रहे हैं।
अब अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 2021 जब मैंने मेंस दिया था और जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था फाइनली, और उसमें मैंने अभी आपको दिखाया कि मेरे 122 मार्क्स आए थे। जो उसमें एक ऐसे आया था पार्ट ए में, वो तो मेरा बिगड़ गया था। जो पार्ट बी है, पार्ट बी में एक ऐसे आया था जो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा था, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे लिखा। ठीक है, उस ऐसे का क्या था वो, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये था वो। ठीक है, ऐसे ये था, इस पे आपको ऐसे लिखना था। तो ये कोई जीएस का टॉपिक नहीं है, ये फिलोसफिकल है, आप पढ़ के नहीं जा सकते, आपको वहीं सोचना पड़ेगा। तो ऐसे में सबसे पहले क्या लिखते हैं आप, जैसे जीएस होता है ऐसे ही, ऐसे में एक इंट्रोडक्शन होती है, फिर होता है बॉडी, फिर होता है कंक्लूजन। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैंने कैसे स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन में मैं जनरली कोट से स्टार्ट नहीं करता हूं, बिकॉज कोट मेरे दिमाग में नहीं आते, मैं स्पेसिफिक कोट्स तैयार भी नहीं करता, जैसे कि मैंने बताया था। तो मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं एनेक्डोट से। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है, एनेक्डोट का मतलब या तो आप कोई रियल स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी या रियल कोई इंसिडेंट हुआ था वो स्टोरी लिख दें और उससे रिलेट कर दें टॉपिक से, या फिर आप कोई, आपकी रियल स्टोरी दिमाग में नहीं आ रही तो आप कोई भी एक रैंडम स्टोरी बना सकते हैं और उसको रिलेट कर सकते हैं टॉपिक से। तो इस केस में क्या आप एनेक्डोट लिख सकते हैं। उस समय सबसे मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या लिखा था। मैंने सबसे पहले जब आपको ऐसे का पेपर मिलता है तो आप 15-20 मिनट सोचने में देते हैं। ठीक है, आप एक रफ फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, और मैं यहां वही रफ फ्रेमवर्क तैयार करके आपको दिखा रहा हूं, जिससे कि आप फिर ऐसे लिखने जाएंगे तो आप इजीली लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन में मुझे एक एनेक्डोट लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं। अब मैंने सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दे सकता हूं। कैसे, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 75 ईयर्स पहले 1947 में, उसके बाद फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे। उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई। ठीक है, सब लोग कह रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट होगा इलेक्शन कंडक्ट करना, ये बहुत दिक्कत होगी बिकॉज लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा थी और भी बहुत सारी इश्यूज थे। बट उस समय की इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट किया, और उस समय उन्होंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व की है ना, जो उस समय की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी कि इस तरीके से अब आने वाले समय में काम होगा। धीरे धीरे समय बदला, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी इवॉल्व होती गई, बदलती गई। जैसा कि आज के समय में हम देख सकते हैं कि वीवीपैट आया, ईवीएम आया, बहुत सारी चीजें आई और बदलती गई। जो पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस कंसीडर की जाती थी वो अब नहीं की जा रही कंसीडर बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज बेटर प्रैक्टिसेस आ गई। और आपका हेडिंग क्या थी, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। आपने इस एनेक्डोट में इंट्रोडक्शन में क्लियरली बता दिया कि किस तरीके से, है ना, एक इंटरेस्टिंग वे में आपने बता दिया कि कैसे रियल लाइफ एनेक्डोट से कि देयर आर ऑलवेज बेस्ट प्रैक्टिसेस टू बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस जो एक समय में है, समय बदलेगा तो उससे भी अच्छी प्रैक्टिसेस आएंगी और वो बेटर हो जाएंगी। ठीक है, वो बन जाएंगी बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इंट्रोडक्शन में मैंने एनेक्डोट लिख दिया। अब बॉडी में आपको क्या लिखना है, बॉडी में मैंने हर ऐसे में, लगभग सारे ऐसे में मैं ऐसे जीएस वाइज डिवाइड करता था। जीएस वाइज इन द सेंस, जीएस वाइज का क्या मतलब है, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एथिक्स, इन सब चीजों से मैं रिलेट कर देता था। सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं। बॉडी में मेन मेरा यही होता था। ठीक है, मेन मेरी यही बेस रहता था कि मैं जीएस से रिलेट कर देता था। तो अब देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप जीएस से कैसे रिलेट करेंगे, देखते हैं अब अपन। आप सबसे पहले बात कर सकते हैं, हिस्ट्री की तो बात अपन ने ऑलरेडी कर ली है। आप सबसे पहले अगर आप चाहें तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी जीएस का आप एक उठाते जाइए, अपन सारे उठा के देखेंगे। जैसे एनवायरमेंट, आप एनवायरमेंट से रिलेट करिए ऐसे, कैसे कि कुछ समय पहले क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। ठीक है, पहले कुछ समय पहले जैसे कहा जाता था कि आपको ये टेक्नोलॉजी यूज करनी है इससे कि आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, या आपको ये मेथड यूज करनी है। आज के समय में जो पुरानी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो खत्म हो गई है, और क्योंकि अब बेटर प्रैक्टिसेस आ गई हैं, वो आ गई हैं, नहीं है ना, उन्हें कहा जा रहा है कि आप ये यूज करिए। जैसे कि अब जो पराली की जैसे समस्या है, पराली जलाने की, उसमें पूसा का बायोडिकम्पोजर आ गया है।
पहले ये नहीं होता था, पहले दूसरी टेक्नोलॉजी होती थी। तो आप एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हैं। आप इसे रिलेट कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से। डिजास्टर मैनेजमेंट से बहुत अच्छे से रिलेट किया जा सकता है कि कैसे पहले अपन फोकस करते थे पोस्ट डिजास्टर में, ठीक है, डिजास्टर हो गया उसके बाद रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, इसमें बहुत फोकस किया जाता था और इसी को बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता था। लेकिन समय बदला और अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया विथ प्लानिंग, ठीक है, बेटर प्लानिंग। प्री डिजास्टर में प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, बिल्ड बैक बेटर, ये सारी चीजें आपने सुना होगा। अब अपन ने स्टार्ट कर दिया प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, यानी कि और डिजास्टर प्रिवेंशन, ठीक है। अब अपन ज्यादा फोकस करने लगे प्रिवेंशन में, तो ये एक चीज है, ठीक है। अपन पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में फोकस करते थे पोस्ट डिजास्टर में, और ये पहले बेस्ट प्रैक्टिस होती थी, लेकिन अब अपन फोकस करने लगे प्री डिजास्टर में, ठीक है, डिजास्टर प्रिवेंशन में, प्रिपेयर्डनेस में। तो इस तरीके से जो पहले की बेस्ट प्रैक्टिस थी वो इवॉल्व होती गई, बेटर प्रैक्टिसेस आई और उन्होंने रिप्लेस कर दिया पुरानी बेस्ट प्रैक्टिस को। सिमिलरली आप रिलेट कर सकते हैं इसे सिक्योरिटी से, कि पहले कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस में क्या क्या पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, कैसे अब उसमें चेंजेस आए, कैसे बॉर्डर सर्विलियंस एडवांस होता गया, किस तरीके से अपनी फोर्सेस एडवांस होती गई, है ना। आप उससे जीएस के एग्जांपल्स दे सकते हैं। जो भी जीएस जिसने भी पढ़ा होगा उससे चीजें समझ आ रही होंगी। पोस्ट डिजास्टर से कैसे प्रिपेयर्डनेस में आए, प्रिवेंशन में आए, सिक्योरिटी में कैसे इवॉल्व होते गए अपन, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट आई जिससे कि बेटर वो हो सके, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके वेरियस फोर्सेस में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ और थी, पहले और कोई तरीके होते थे कोऑर्डिनेशन बनाने के, उन्हें बेस्ट माना जाता था। लेकिन समय बदला, बेटर चीजें आई और उन्होंने रिप्लेस कर दिया पुरानी बेस्ट को, और आगे समय बदलेगा तो और चीजें बदलेंगी, ठीक है। और जो आज बेस्ट कंसीडर की जा रही हैं वो कल नहीं वो कंसीडर की जाएंगी, कल नई चीजें आएंगी। इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी में जैसे लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी में तो लिखा ही जा सकता है कि पहले किस तरीके से, सपोज एक कोई डिसीज है उसे ट्रीट करने के लिए पहले क्या बेस्ट तरीका था, अब किस तरीके से इवॉल्व हुआ। आपने कोविड में देखा, जब कोविड पेंडेमिक आया तो पहले कैसे कहा जा रहा था उसे प्रिवेंट करो, फिर समय बदला, प्रिवेंशन के तरीके बदले, दवाइयां बदलती गई। पहले मलेरिया की जो मेडिसिन होती है वो दी जाती थी, ठीक है। अब उसके बाद नई नई मेडिसिन आई, रेमडेसिविर और दूसरी चीजें आई, स्टेरॉइड्स दिए जाने लगे। उसके बाद देखा गया कि वो भी इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो और नई चीजें आई, वैक्सीन इवॉल्व होती गई। तो पहले एक समय था, जैसे कि सपोज 2 साल पहले जब कोविड हुआ था तो एक किसी प्रिवेंशन मेथड को या एक किसी ट्रीटमेंट मेथड को बेस्ट माना जा रहा था कि ये सबसे अच्छी है आज के लिए। लेकिन 2 साल बाद नई चीजें आई, बेटर चीजें आई और उन्होंने रिप्लेस कर दिया पुरानी चीजों को जो उस समय बेस्ट थी। अब आगे समय बदलेगा तो आगे नई चीजें आएंगी। जैसे कल परसों मैंने पेपर में पढ़ा था कि इंडिया में भारत बायोटेक ने इंट्रानेजल वैक्सीन बना ली है जो बहुत ही इजी टू एडमिनिस्टर है, ठीक है। इस तरीके से आगे भी और चीजें चेंज होती रहेंगी। और आप लिख सकते हैं किस चीज में, किसी भी चीज से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इंटरनेशनल रिलेशन से इसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले किस तरीके से, जैसे अपना इंटरनेशनल रिलेशन कैसे इवॉल्व हुए, है ना। पहले अपन वो नॉन अलाइन मूवमेंट के पार्ट थे, अब धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहा है, अब अपन मल्टी अलाइनमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन उस समय वो अच्छा कंसीडर किया जाता था बिकॉज अपन को अपनी ऑटोनॉमी बचा के रखनी थी। लेकिन उस समय के लिए वो बेस्ट था। लेकिन समय बदला, बेटर चीजें आई, पूरा है ना, पूरी इंटरनेशनल अफेयर्स बदले तो अपनी भी तरीका बदल गया कि कैसे आप डील करेंगे। तो इस तरीके से आपको हर चीज से आप रिलेट कर सकते हैं, है ना। आप इसे रिलेट कर सकते हैं सोशल, किसी भी सोशल चीज से, जैसे कि आप सफाई कर्मचारी या कोई भी वनरेबल ग्रुप है जैसे फीमेल हैं या ट्राइबल्स हैं, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे पहले कंसीडर किया जाता था कि है ना, जैसे कि ट्राइबल्स थे, ट्राइबल्स को पहले ये कहा जाता था कि अगर आप उनका डेवलपमेंट चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि उन्हें मॉडर्नाइज किया जाए, उन्हें अपने साथ लिंक किया जाए। लेकिन उस समय उसे बेस्ट माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब ट्राइबल्स के राइट्स की बहुत ज्यादा बात होने लगी है। अब ये कहा जाने लगा है कि उनके पास जो इंडिजिनस नॉलेज है, जो उनकी कल्चर है, हेरिटेज है, उसे प्रिजर्व करना है और साथ में मॉडर्नाइज करना है। तो अब उनके सिग्निफिकेंस के बारे में बात की जाने लगी। तो इस तरीके से चेंज हुई चीजें, ठीक है। पहले जो बेस्ट था वो अब बेस्ट नहीं रहा बिकॉज उससे बेटर चीजें आ गई। समय बदलेगा तो और भी चीजें बदलेंगी। इसी तरह आप किसी भी सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी चीजों में बताया, अब जो कुछ छूट गया है उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी से या किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं जीएस के। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आप अगर इनमें आधा आधा एक एक पेज इन सारी चीजों पर लिखेंगे तो आप मोस्ट ऑफ द चीजें कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले
अपन ने क्या देखा, अपन ने एक इंट्रोडक्शन लिखा एनेक्डोट का, दूसरा अपन ने उसे जीएस वाइज डिवाइड किया, जो अपनी मेन बॉडी थी वो कंप्लीट की। अब अपन आगे और कैसे लिखेंगे, सपोज आपने एक पेज का इंट्रो लिख दिया, उसके बाद आपने मेन बॉडी लिख दी सपोज 7 पेज की, उसके बाद भी आपके पास लगभग 4 पेज बच जाएंगे, जिसमें से एक पेज का होगा कंक्लूजन, फिर भी आपके 3 पेज बच रहे हैं, जिसमें से आपको कुछ और चीजें लिखनी है। क्या लिखनी है वो अपन देखते हैं। एक हमें आप लिख सकते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट। काउंटर आर्गुमेंट से मेरा क्या मतलब है, काउंटर आर्गुमेंट से मेरा मतलब है कि जो भी चीज है उसके काउंटर में कुछ आप लिख सकते हैं क्या, या आप सोचेंगे कि आप, जैसे ये टॉपिक है देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसके काउंटर में लिख सकते हैं क्या। उस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, अभी आप सोचें तो हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में आ जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बट उस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, तो मैं उस समय कुछ नहीं लिखा। ये मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूं जो मैं लिख के आया था ना, इसमें कुछ बदल नहीं रहा हूं मैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो उसके ऊपर कोई हर्डल्स हैं क्या, हर्डल्स इन द सेंस कि हमेशा जो बेटर प्रैक्टिसेस आती जाएंगी और वो पुरानी जो बेस्ट थी उन्हें रिप्लेस करती जाएंगी, लेकिन इन बेटर को आने में कोई हर्डल है क्या, तो आप उन हर्डल्स के बारे में लिख सकते हैं, उन इश्यूज के बारे में लिख सकते हैं। मतलब ये इसी टॉपिक में, किसी भी टॉपिक में आपको उस चीजों पे सोचना है। मेन दो यही चीजें होती हैं, या तो आप काउंटर आर्गुमेंट लिख दें, या कोई अच्छी चीज अगर हो रही है उसका कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं मिल रहा, सिर्फ वो बहुत पॉजिटिव लाइन पर टॉपिक है, तो आपने उसको पॉजिटिव को अचीव करने में इश्यूज होते हैं कुछ, तो वो आप इश्यूज या हर्डल्स लिख दीजिए। और फिर जैसे कि सपोज ये टॉपिक है देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूं। इसमें आपको हमेशा आपको जब भी आप बेटर प्रैक्टिसेस करने जाएंगे, स्टेटस को जो होता है ना, स्टेटस को जो होता है कि कोई भी चीज स्टिल है उसको आपको चेंज करना है, तो उसमें हिंड्रेंसेस आते हैं। जैसे सपोज आप ब्यूरोक्रेसी के एग्जांपल दे सकते हैं कि कैसे ब्यूरोक्रेसी में कुछ पहले चीजें बहुत बेस्ट कंसिडर की जाती थी, समय बदला, मोड ऑफ गवर्नेंस बदला, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस की बातें होने लगी हैं, तो जो बेटर प्रैक्टिसेस इवॉल्व हो गई, उन्होंने रिप्लेस किया बेस्ट प्रैक्टिसेस को, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अपोजिशन हुआ। ब्यूरोक्रेसी को भी कहा जाता है कि वो अपोज करते हैं, ठीक है, और पॉलिटिशियंस को भी कहा जाता है। आप किसी भी चीज का इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या इश्यूज आ रहे हैं उस टॉपिक में, ठीक है। तो आप ये दो चीजें मेन लिख सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई हर्डल्स आ रही हैं तो डेफिनेट सी बात है आप उसका सॉल्यूशंस लिखेंगे, और फाइनली आप कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में हमेशा आपको याद रखना है कि एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूड होना चाहिए, ठीक है, कि आप किसी सी चीज से भी रिलेट कर सकते हैं कि अब वो कंक्लूजन भी मैं जनरली वहीं सोचता था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने वहां क्या कंक्लूजन लिखा था, बट हमेशा आपको कंक्लूजन सॉल्यूशन ओरिएंटेड और पॉजिटिव नोट पे लिखना है। तो ये मेन चीज आपको ये थी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। अभी आपको शायद लग रहा हो कि कठिन है लिखना, बट आप बहुत इजीली लिख लेंगे। मेन चीज यही होती है कि अगर आपने बॉडी क्रिएट करना सीख गए ना, क्योंकि ये एक पेज का होता है, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप बॉडी क्रिएट करना सीख गए, जैसे मैंने यहां बताया कि जीएस वाइज आप कैसे किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, तो आप इजिली लिख पाएंगे किसी भी चीज का आंसर। अब आते हैं ये अपन ने 2021 का देखा, ये है पेपर 2022 का। 2022 में दो सेक्शन ए में बहुत सारे वो आए थे एसेज, जिसमें मैंने लिखा था 4th वन, ठीक है। मेरा एक ऐसे का एक और वीडियो डला है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बताया कि मैं कैसे सिलेक्ट करता था और ऐसे, और उसमें भी मैंने बेसिक आइडिया दिया है कि कैसे लिखता था। अब जैसे कि ये है 4th और मैंने 5th सिलेक्ट किया था। A ship in harbor and safe, but that is not what ship is for, ठीक है। ये आपको जैसे टॉपिक है, तो इसमें मैं आपको ये आपका होमवर्क आप समझ लीजिए, आप अभी जाइए इन दोनों टॉपिक पे, 4th पे और 5th पे, आप इसे जीएस वाइज डिवाइड करिए। एक आप इसका इंट्रोडक्शन सोचिए, और फिर आप एक इसका कंक्लूजन सोचिए, और उसके बाद आप इसे जीएस वाइज पे डिवाइड करिए और ट्राई करिए। आपको लिखना नहीं है, बस दिमाग में, और रफली आपको एक रफ फ्रेमवर्क बनाना है। 20-25 मिनट में आपको समय है, और आपको इसे जीएस वाइज डिवाइड करना है कि कैसे आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूं, फिर जीएस वाइज आप डिवाइड कर लेना। जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा, इसमें आपको मतलब क्या है इसका, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर, यानी कि आप शिप हार्बर में सेफ है पर वो उसके लिए शिप नहीं है, ठीक है। यानी कि आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप इसके लिए नहीं है, आपको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, तभी आप सक्सेस अचीव कर पाएंगे, और यही लाइफ की मीनिंग है। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैंने मिताली राज का एग्जाम्पल दिया था। ज्यादातर लोगों को पता होगा कौन है, खासकर जो क्रिकेट देखते हैं, इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन थी ये पहले, और ठीक है।
तो इनसे मैंने स्टार्ट किया। आप एनेक्डोट से, मैंने बताया कि मैं हमेशा एनेक्डोट से स्टार्ट करता हूं, ये भी एनेक्डोट मैंने उसी समय सोचा। एनेक्डोट से स्टार्ट किया मैंने कि कैसे ये पार्क में खेल रही थी, इन्हें किसी ने टोका कि ये लड़कियों का गेम नहीं है, लड़कों का गेम है। ये घर गई, इनकी मम्मी ने समझाया, हालांकि ये बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, बट इनकी मम्मी ने इन्हें समझाया और फाइनली इन्होंने खेलना शुरू किया। यानी कि इनकी शिप थी जो उसने हार्बर को छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं मीनिंग? आई होप आप ज्यादातर लोगों को समझ आ गया होगा। यानी कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया जो जनरली कंसीडर नहीं किया जाता था समाज में कि लड़की, उस समय खासकर जब इन्होंने शुरू किया था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। आजकल तो खैर बहुत प्रमोट हो रहा है वुमेन क्रिकेट। तो उस समय इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उनकी शिप ने हार्बर को छोड़ दिया। और फाइनली जब मैंने कंक्लूजन लिखा तो इसे रिलेट कर दिया दोनों को। आप डैश डैश करके रिलेट कर सकते हैं। रिलेट कैसे किया? मैंने ऐसे रिलेट किया, कंक्लूजन ऐसे स्टार्ट किया कि मिताली राज अपनी मम्मी के साथ बैठ के टीवी में अपनी मूवी देख रही हैं। इनके ऊपर एक मूवी बनी थी शाबाश मिट्ठू। अगर उन्होंने उस समय वो स्टेप नहीं लिया होता, वो इतनी करेज नहीं दिखाई होती, तो आज वो यहां नहीं पहुंच पाई होती और आज उन्होंने ये सब कुछ अचीव नहीं किया होता। तो बेसिकली उनकी जो शिप है वो हार्बर, उन्होंने करेज दिखाई कि अपनी जो शिप है उसे हार्बर के बाहर ले जाएं, और तभी वो आज यहां तक पहुंच पाई, तभी ये अचीव कर पाई। और फिर अंत में आप लिख सकते हैं कि लेट अस आल्सो शो द करेज टू, है ना, टेक न्यू स्टेप्स एंड ऑल दीज थिंग्स। आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, तभी नेशन का डेवलपमेंट होगा, आपका होगा, सोसाइटी का होगा। इस तरह आप फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मैंने बता दिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आप इसको जीएस वाइज डिवाइड करें, जैसे कि मैंने उस ऐसे को किया था। और सिमिलरली इसका ये तो बहुत आसान है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग। इसका आप इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, कंक्लूजन भी लिखेंगे और जीएस वाइज भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है और जीएस वाइज इसे डिवाइड करना है बॉडी में। सिर्फ आपको इतनी चीजें अगर करनी है, अगर आप ये भी सीख गए और आपने अगर 5-6 ऐसे का इस तरीके से कर लिया, पास्ट ईयर पेपर से ये के ऐसे का आप कर लें, तो आप बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। उसके बाद सिर्फ एक चीज बचेगी और वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इन द सेंस ऐसे राइटिंग। आई विल एडवाइस कि एटलीस्ट आप 4 से 5 ऐसे, मिनिमम 4 से 5 ऐसे लिखें। आपके पास चाहे कितना भी समय, कम समय हो। मैंने सारे ऐसे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लिखे थे। आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं, बट मुझे जरूरत नहीं लगती। आप प्रीलिम्स और मेंस के बीच में भी लिखेंगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा, अगर आप ये तरीका अपनाते हैं तो, जो मैंने बताया। तो मेरी ऐसे की स्ट्रेटेजी थी जिसको फॉलो करके आप एक प्लान्ड वे में ऐसे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यही दिक्कत होती है कि कैसे करें। तो मैंने अपना तरीका बता दिया। आपको अच्छा लगा हो तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आगे ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के और जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करते जाऊंगा, वीडियो बनाते जाऊंगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।